ये कह रहे थे कि 370 हमारी पहचान है, हमसे हमारी पहचान छीन ली गई। अरे पहचान हमारा हिंदुस्तान है, हमारी पहचान जो हिंदुस्तान से होनी चाहिए, हमारी पहचान जो आर्टिकल 370 से नहीं, ना पहले थी, ना आज होगी और ना आने वाले टाइम में होगी। ना ये लीडर हजरात जो जम्मू कश्मीर में हैं, जो आज ये रोना रो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो किसी नज़रिए से हमारे मुताबिक नहीं हुआ, इन्होंने तब भी डेवलपमेंट नहीं की और आने वाले टाइम में भी ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो नए जम्मू कश्मीर की पहल हो चुकी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट आफ्ताब गनई है। आफ्ताब साहब, ये बताइए कि आज जो 370 पे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक डिसीजन है। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं इस डिसीजन को वेलकम करता हूँ। अब जो भी हुआ तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और हमें ये मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट का जो डिसीजन हुआ था उस पर मोहर लगा दी है और हम जम्मू कश्मीर के नौजवान इसको वेलकम करते हैं। देखें, ये जो 370, ये आज मैं डिबेट सुन रहा था कुछ कश्मीरी लीडरशिप्स की, जिन्होंने 370 को एक पॉलिटिकल ढाल बना के रखा था। अभी तक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए 370 को यूज़ करते रहे और मुझे नहीं लगता नौजवानों की और ओवरऑल कश्मीर की कोई डेवलपमेंट हुई इस 370 जब ये हमारे पास था भी। तो मैं हैरान हुआ, ये कह रहे थे कि 370 हमारी पहचान है, हमसे हमारी पहचान छीन ली गई। अरे पहचान हमारा हिंदुस्तान है, हमारी पहचान जो हिंदुस्तान से होनी चाहिए, हमारी पहचान जो आर्टिकल 370 से नहीं, ना पहले थी, ना आज होगी और ना आने वाले टाइम में होगी। तो मैं उन सियासतदानों से गुजारिश करता हूं जो रीजनल पार्टीज़ के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जो आज भी नौजवानों को, जो आज भी वहां की आम मासूम जनता को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब नए जम्मू कश्मीर की बात चल रही है तो हमें सेंटर का पूरा साथ देना चाहिए और जिस नए जम्मू कश्मीर की आज बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में बात कर रही है तो उसमें हम पूरा अपना हिस्सा डालेंगे। और हम मरकज़ी सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं, जो नया जम्मू कश्मीर का हमें ख्वाब दिखाया और हमें उम्मीद है जिस तरीके से डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप जो की जा रही है जम्मू कश्मीर की, ये नौजवान पूरी उम्मीद रखता है कि आज की जो मरकज़ी सरकार है वो नए जम्मू कश्मीर में नौजवानों का हिस्सा ज़रूर डालेगी। और आज का नौजवान भी जो जम्मू कश्मीर का है वो नए जम्मू कश्मीर के साथ और न्यू इंडिया जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके साथ चलने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी जो दो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो आपने पहले भी देखा होगा कि वो बार बार कहते थे कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िंदा रखेंगे या नहीं रखेंगे। मतलब वो डिसीजन पहले ही बना चुके थे कि उनको डिसीजन चाहिए था कि उसे गैर कानूनी बता दिया जाए। अब जब इस तरीके का फैसला आया है तो उन्होंने बोला है कि दुखद है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, उनकी पॉलिटिकल ज़मीन उनको खिसकते हुए नज़र आ रही है। हाँ। पहले तो हमें आर्टिकल 370 पे ये आम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं था। हाँ। ये चंद पॉलिटिकल लोगों के बेनिफिट के लिए था जो इस आर्टिकल 370 को एक शील्ड बनाए रखे हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए और एमएलए बनने के लिए। आप देखें, किसी भी नौजवान को आप आर्टिकल 370 से अगर पहले देखेंगे तो कभी मौका नहीं दिया गया खुल के इलेक्शन में आने के लिए, खुल के अपनी बात रखने के लिए। आज जो नए जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है। पहले यही लीडर हजरात कहते थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अब जो है इनको पता चल गया कि हमारी सियासी ज़मीन जो वो खिसक चुकी है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों से ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखें, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ 28 स्टेटें हैं, 7 से 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमें पूरे हिंदुस्तान को लेके चलना है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ चलना है। अगर हम बिछड़ के चलेंगे, ना पहले हमारी डेवलपमेंट हुई, ना ये लीडर हजरात जो जम्मू कश्मीर में हैं, जो आज ये रोना रो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो किसी नज़रिए से हमारे मुताबिक नहीं हुआ, इन्होंने तब भी डेवलपमेंट नहीं की और आने वाले टाइम में भी ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो नए जम्मू कश्मीर की पहल हो चुकी है और इस पहल में जो है नौजवान जम्मू कश्मीर का शामिल हो चुका है। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, उसके बाद अन्य लोगों पे आऊँगा। पहले मैं अन्य लोगों के पास ही चलता हूँ। सर, आपका नाम? एहसान मिर्ज़ा जी। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए मुझे कि आप लोगों के लिए ये आज का जो फैसला है, आप लोग इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज के फैसले को हम एक हिस्टोरिक फैसला मानते हैं। हाँ। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जो सपना हमें एज ए नौजवान पिछले 50, 60, 70 साल से दिखाया गया कि 370 कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, अगर वो चली जाएगी तो शायद जो है वो आपकी तकदीर का फ़ैसला भी शायद बदल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और विद अथॉरिटी ये कहना चाहता हूँ कि 370 हमारे लिए मैं ये कहूँगा कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक फॉल्स प्रॉमिस कि जिसके अंदर था कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा था। और जब वो चला भी गया, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान जो है उसको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के वसादत से अपने लाखों नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ
कि हम एक हिंदुस्तानी हैं एंड वी शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और इसमें हमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि कोई बिहार का है, कोई यूपी का है या कोई जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद दूसरी बात है। और ये जो एक ब्रिज था, मैं कहूँगा ये एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज बनाने की कोशिश थी कि दिस इज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई देयर इज अ ब्रिज व्हेन वी वर इंडियन? जब हम एक हिंदुस्तानी थे तो फिर ये कौन से ब्रिज की आप बात करते हैं? हमें इसकी वजह से वो परेशानियां देखनी पड़ी। हमें एक अलग नज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता था कि पता नहीं इनके पास कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट है, जबकि हमारे पास था कुछ भी नहीं। कि 370 की वजह से मैं ये कहूँगा कि जब से 370 एब्रोगेट हुआ, हम मार्जिनाइज और स्क्वीज कम्युनिटीज़ जो पिछले 70 साल से अपनी फाइट कर रही थी, जैसे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, हम 15 लाख लोग हैं वहाँ पे, लेकिन हम 1989 से अपनी फाइट कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। हमें किसी ने नहीं सुना। अभी जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन बनाई गई, वो भी जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा, 370 हटा और उसके बाद ओबीसी समाज को जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया। कश्मीरी पंडित्स को एक उनकी सीटें रिजर्व की गई ताकि वो अपनी बात रख सके। उसके बाद आप देखेंगे कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उनको अपने राइट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो बाकी वाल्मीकि समाज था, हमारा गोरखा समाज था, हमारे बाकी लाखों लोग थे, आज वो सारे खुश फील कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता था कि 370 की वजह से भारत की संसद द्वारा बनाए जो कुछ महत्वपूर्ण कानून थे वो वहाँ पे पास नहीं होते थे। ये क्या था? क्योंकि अगर हम देखें 90s के बाद, मतलब 90s के ही दौर पे आ जाएं, शेख अब्दुल्ला की जेल से वापसी होती है, हाउस अरेस्ट से वापसी होती है, उसके बाद वहाँ की रीजनल पार्टी ही सरकार में रही है। रीजनल पार्टीज़ के समय में मिलिटेंसी बढ़ी, कानूनों को क्यों पास नहीं करवाया गया? क्या वजह आप लोगों को नज़र आती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं कि कुछ गलतियाँ यहाँ से भी हुई हैं और वो सबसे बड़ी गलतियाँ ये हुई कि वहाँ उनको प्रोजेक्शन दी गई। जो लोग एक तरफ कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो दिल से हिंदुस्तानी थे नहीं। कभी वो ऑटोनॉमी की बात करते थे, कभी वो सेल्फ रूल की बात करते थे। जब आप हिंदुस्तान के अंदर हो तो फिर आपको ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? तब रेस्ट ऑफ द इंडियन को ये लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बातें कर रहे हैं। और उसकी वजह से जो हमारे जैसा जो नौजवान था, उसको जब भी वहाँ से हम दिल्ली की तरफ रवाना होते थे या किसी और जगह, हमें दूसरी नज़र से देखा जाता था। आप घर के अंदर अगर 4 भाई अगर हों और एक भाई को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाए, जो हो ना, तो वो तो भाई खामखा में परेशान होगा, वो कहाँ पे तरक्की करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये एक ऐसा रोड़ा था जो कि गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारी वहाँ की जो रीजनल पार्टीज थी वो इसको यूज़ करती थी, वो इसको अब्यूज़ करती थी और हमारे लाखों नौजवानों को एक फॉल्स नरेटिव क्रिएट करके जो है वो एक गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन आपको पता है जब 370 हटा तो ये जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने क्या कहा? अब इनको ये पता था कि ये वापस आने वाला नहीं है, क्या वो जानते नहीं थे? लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, हमें माननीय अदालत के ऊपर पूरा यकीन है। अभी फैसला नहीं आया तो उससे पहले आप कहने लगे कि नहीं जी, हमें लगता है कि फैसला कुछ दूसरी तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो इमोशनल पॉलिटिक्स की जा रही है, जो हमारे इमोशनल्स के साथ पिछले 70 साल से खेला गया है, हमें अब उस इमोशनल पॉलिटिक्स से दूर हट के हमें, जैसे हम एक अटूट अंग हैं, जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है भारत का, यहाँ का हर एक नागरिक हमसे प्यार करता है। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो वहाँ की ऑलरेडी लीडरशिप है, आप उसको बार बार मत आजमाएं। आप उसको पिछले 70 साल से आजमा रहे हैं। अब आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। वो लोग जो हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तानी बन के, जिनके दिल के अंदर भी हिंदुस्तान का प्यार हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि ये जो इस तरह के जो लोग इमोशनल स्लोगन्स लेके आते हैं, ये इस तरह की आप दुकानदारी दोबारा ना कर पाएँ। ये इन्होंने फिर करने की कोशिश करनी है। मैं आज देख रहा था कि वहाँ के कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो रीजनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, वो कुछ नेशनल मीडिया के ऊपर बड़े इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। हमारी एक पहचान थी, वो पहचान हमसे चली गई। वो लोगों को फिर कुछ
एक अलग किस्म का स्लोगन देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, वो समझता है कि असल में हकीकत क्या है। असल में हकीकत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें लगता है वो सिंसियर है हम लोगों के लिए, वो जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड एक मॉडल एज ए मॉडल स्टेट बनाना चाहती है। और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्द वहाँ इलेक्शन हो, नए लोग आए। अभी आपने देखा होगा पीछे डीडीसी के इलेक्शन हुए, बीडीसी के इलेक्शन हुए, कौन से लोगों को मौका मिला? नए लोगों को मौका मिला। सुनिए, मैं आप कम उम्र के सरपंच बने हुए। मैं आपको राजौरी के एग्जांपल देना चाहता हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वहाँ की जो हमारे जब हमारे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई, वहाँ के जो दोनों डीडीसी चेयरपर्सन राजौरी और पुंछ के हैं, दे बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। कौन बर्दाश्त करेगा ये चीज़? मुझे एक बात बताइए सर, एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने सुना है वहाँ पे कि ओबीसी SC ST वगैरह को बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते थे जो अन्य भारत में मिलते थे, हालांकि वो भी कश्मीरी ही हैं। तो फिर ये फारूक अब्दुल्ला फैमिली हो गई या मुफ्ती क्या कहते हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैडम का महबूबा मुफ्ती फैमिली हो गई, इन लोगों ने आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर क्यों रखा? कश्मीरियों को दूर क्यों रखा? क्योंकि वो तो कश्मीरियों की एकमात्र आवाज़ थे ना, उनके अलावा तो कश्मीर की कोई आवाज़ है नहीं। भाई साहब, मैं राजौरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये आफ्ताब साहब पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पुंछ के भाई साहब हैं। वहाँ पे हमें गुजर और पहाड़ी के नाम पे लड़ाया गया पिछले 40 साल से। किसने लड़ाया? इन्हीं रीजनल पार्टीज़ ने। जब पिछले दिनों में जब फारूक साहब को ये पता चला कि पहाड़ियों का बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो उन्होंने कहा, उनका एक जो ऑडियो और वीडियो एक वायरल हो गई, वो हमारे किसी पहाड़ी लीडर से बात कर रहे थे कि ये बेवकूफ़ हो गया है, ये हमारा फलाना लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा रहा है, वो ये कह रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो जा रहा है वो एक बेवकूफ़ आदमी है। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी जो है वो एक कम्युनिटी को नाराज़ करके पहाड़ियों को जो है वो उनका हक नहीं देगी। आज ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको फारूक साहब को जवाब मिल रहा है, हमारा बिल भी टेबल हो गया है, कंसीडरेशन हो गई है, और हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके चैनल के वसादत से ये अपील करने के लिए आए हैं कि फारूक साहब को इस चीज़ का जवाब तभी मिलेगा जब हमारे साथ पूरी तरीके से इंसाफ होगा। जो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर यकीन है तो मोदी सरकार पे है, अमित शाह जी पे है, और हम मानते हैं कि जैसे ओबीसी समाज का बिल पास हो गया, जैसे बाकी जो हमारे पंडित भाई थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, उनका बिल जो पास हो गया, इसी तरह शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का बिल भी पास होगा, और हमारे साथ हमें भी एक फीलिंग आएगी कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी दूर होगी और हमारे लोग एक खुशहाली की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे और जवाब दीजिए। 370 हटने के बाद लोगों ने कहा कि दो चीज़ें होंगी, एक तो अपना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, आमतौर पे लोग उसे POK कह देते हैं, बल्कि वो POJK होना चाहिए, उसकी तरफ हमको अब कूच करना चाहिए। और दूसरा, कश्मीरी जो पंडित्स हैं जो विस्थापित हो गए, जिनको अपना घर वगैरह छोड़ के मिलिटेंसी के दौर में बाहर आना पड़ा, उनकी वापसी का भी रास्ता प्रशस्त होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए प्रभात भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपकी तरफ से, और इसका जवाब हम राजौरी पुंछ वाले लोग ही आपको अच्छे से दे पाएंगे। हाँ। हम जो राजौरी पुंछ वाले लोग हैं ना, हाँ। अगर आप पार्टीशन देखें, हाँ। हमारे ही हकीकी रिश्तेदार इस वक्त जो हैं POKJ में, ठीक है। अच्छा। और वहाँ की जो 80% पॉपुलेशन है, अभी मेरे भाई पहाड़ियों की बात कर रहे थे ना, हाँ। हम पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 80% पॉपुलेशन जो है पहाड़ियों की जो है वो POKJ में, पाकिस्तान के कब्जे में है। हाँ। ये भी एक साजिश के तहत जो है उस वक्त इलाका हमारा था, सीज फायर कर दिया गया, और जानबूझ के जो 80% पहाड़ियों को जो है वो POKJ में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके हवाले, पाकिस्तान के हवाले जो है वो कर दिया गया। देखें, ये हम लोगों की बदकिस्मती है, और हम समझते हैं जो दृढ़ निश्चय अब बीजेपी सरकार ने लिया है, वो जिस नज़रिए से बीजेपी सरकार जो है काम कर रही है, आज हम अपने भाइयों को मिलने के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए है हमारे लोगों पे, वो भी लोग तरस रहे हैं आज, वो भी हमारी डेवलपमेंट देख के रश खा रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान के साथ होते, काश हम हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट होते, काश ये पाकिस्तान की मुसीबत हमारे सिर पे ना होती, तो वो मेरे भाई भी आज तरक्की करते। आज वहाँ महंगाई देखें, आज वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का देखें, तो वो दिन दूर नहीं
या तो पाकिस्तान खुद से जो वो इलाका छोड़ दे, या तो बीजेपी सरकार लेना जानती है, या तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से वहाँ एजिटेशन हो रहे हैं और जिस तरीके से वो लोग, वो भाई हमारे, हमें यहाँ हिंदुस्तान को ज्वाइन करने की जो मुहिम वहाँ पे छिड़ी है, तो आने वाले टाइम में जो है वो लोगों को तो हमने अपने साथ लाना ही लाना, और एक वक्त ऐसा आएगा। और आपने जो कश्मीरी पंडित्स की बात की, देखे वो हमारे भाई हैं, हमारा भी दिल दुखता है जब हम इनको दूर दराज अपने हिंदुस्तान के इलाकों में बसता हुआ देखते हैं, जम्मू शहर में बसता हुआ देखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों को जो है वो वापस जो है कश्मीर में सेटल किया जाए। उसके लिए जम्मू कश्मीर का हर निवासी जिस नज़रिए से भी यहाँ का नौजवान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या लग रहा है मोदी सरकार ला पाएगी पीओके? अरे मोदी सरकार की आप अब जनरली अब डिस्कशन कर रहे थे ना, मैं अगर रीजनल पार्टीज की बात करूं, महबूबा मुफ्ती ने एक टाइम ये तकरीर में कहा कि देश को कोई बदल सकता है, जम्मू कश्मीर को कोई बदल सकता है, वो नरेंद्र मोदी थे। क्योंकि महबूबा मुफ्ती को जब नरेंद्र मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी हुई थी तब तो बीजेपी खराब नहीं थी। जब उमर अब्दुल्ला वाजपेयी के टाइम में यहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के मजे ले रहे थे तब तो बीजेपी खराब नहीं थी। देखिए, सिर्फ इन लोगों ने पॉलिटिक्स की है और हमारे जहनों में डाला है जो मरकजी सरकार है, आज की जो मरकजी सरकार बीजेपी की सरकार है, ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। अरे जब आप लोग इनके साथ शामिल थे गवर्नमेंट में तब तो ये बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली थी, उमर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने थे। लेकिन आज ये जो मरकजी सरकार आम आदमियों का काम करने के लिए तैयार है, आज आम आदमी को एम्पावर करने के तैयार है, उसके लिए जो रीजनल पार्टीज़ को तकलीफ हो गई है। देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ जिस तरीके से आप पूरे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे आप रोडवेज़ देखें, आप रेलवे को देखें, आप बिजली को देखें, आप बड़ी बड़ी इमारतें बनते हुए हम दिल्ली में आए, क्या बेहतरीन दिल्ली जो पहले आज से 10 साल पहले और आज की दिल्ली में बहुत फ़र्क है। तो हमें पूरी उम्मीद है जिस नज़रिए से हिंदुस्तान आगे जा रहा है, तो उस हिंदुस्तान, जो नए हिंदुस्तान, न्यू इंडिया की मोदी बात करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी होगा और जम्मू कश्मीर भी न्यू इंडिया, जो जिस तरीके से बाकी रियासतें जो है डेवलप कर रही हैं, हमारा जम्मू कश्मीर भी उस तरीके से तरक्की करेगा।